विद्या भारती के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी श्रियों, शासन के सभी अधिकारी, सभी टीचर्स, जब मेरा परिचय करवाते थे और इसमें जब मेरे पिताजी का नाम लिया तो मैं पिछले 100 साल चले गए, क्योंकि ये विषय आपने रखा है बच्चे अनमोल। आज तक तो इसी तरह से सोचा नहीं था, लेकिन आज मैंने ये विचार किया, हम तो 10 भाई बहन थे, 10, 6 बहन 4 भाई। 100 साल पहले की बात करती हूँ। उसी समय तो कुछ बाजार में मिलता ही नहीं था, लेकिन हमारे लिए मेरे माता पिता ने पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, अलग अलग प्रकार के काम सिखाना, पशुओं का संवर्धन करना सिखाना, काफ़ी कुछ सिखाया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसी समय तो पता नहीं था, आज पता चलता है कि इम्यूनिटी सब लोग कर रहे हैं। सुबह में 5 बजे जागना, खेत में जाना, पशुओं का काम करना, फिर स्नान विधि कर देना, स्वच्छता, फिर भोजन, सुबह का नाश्ता। नाश्ता में क्या? 1 कटोरा भर के दूध, बाजरा की रोटी। और आज हमारे कई वैद्य बोलते हैं कि दूध और प्याज साथ में नहीं खाना चाहिए। मेरी तो जिंदगी इसमें गई। प्याज सुबह में खा लो, गरम गरम रोटी बाजरा की। दोपहर आया, स्कूल में गए, वापस आए, दोपहर क्या? गेहूं की रोटी, सब्जी या दाल खा लिया, दूध, मक्खन, घी, जितना चाहो इतना खाओ। शाम को, रात को खिचड़ी, दूध और प्याज, कभी कभी थेपला वगैरह बनता था मित्रों। तो इम्यूनिटी वहाँ से आती है मित्रों। अब सोचिए, पिताजी ने और माताजी ने कितना ध्यान रखा हमारे लोगों का। उसी समय पढ़ने के लिए तो दूर दूर जाना पड़ता था, काम करना पूरा मैनेजमेंट के साथ चलता था मित्रों। कोई गाड़ी के कोई ऐसा तो कुछ था ही नहीं, चलकर जाते थे 6-7 किलोमीटर, वापस आते थे, एक्सरसाइज मिलती थी इससे। खेत के बीच में से जाते थे तो कहीं कुछ मिल जाता था खेत में से, वो भी खा लेते थे, चाहे किसी का भी हो। कच्चा सब्जी, कच्ची सब्जी, वो भी खाते रहते थे। आज देखिए हम हमारे बच्चों को क्या खिलाते हैं, कहाँ से आता है। तो जो ताकत बच्चों में मिलनी चाहिए, रोग प्रतिकारक शक्ति उसको प्राप्त होनी चाहिए, ये तो ये जो हम खाते पीते हैं, काम करते हैं, इसमें से मिलती है। आज हमारी माताएं 8 बजे तो जागती हैं, बच्चे तो 7 बजे तैयार होकर स्कूल में चले जाते हैं, और रात को उनका डिब्बा तैयार करके रख देते हैं। इसमें क्या क्या रखते हैं मैंने तो देखा है, स्कूलों में जाती थी और सबका डिब्बा भी चेक करती थी। स्कूल में टीचर थी, प्रिंसिपल थी।
तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि कोई चिप्स वगैरह वगैरह नहीं लाना है, आपको रोटी और इसके साथ कोई अचार वगैरह मिलता है तो ये लाइए, थेपला है, पूरी है, वो लेकर आइए। ये समय बदल गया है मित्रों, और इसकी वजह से आज हमारे बच्चे ताकतवर नहीं है, मन से, तन से, बुद्धि से वीक है मित्रों। चाहे हमारी बच्ची हमें अच्छी लगती होगी, लेकिन जब उसको, मैं कभी कभी बोलती हूँ कि एक हमारे शर्मा जी इधर बैठे हैं, मैं महिला बाल कल्याण मंत्री भी थी, तो कई लोग आते थे, कुपोषित बच्चे हैं, इसके लिए वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसका वेट ले लो, वो कर लो, वो कर लो। तब मेरा एक सवाल इस सबके सामने रहता था कि मुझे बताइए, एक आदिवासी की बेटी और बेटा ले लो, आदिवासी का 10 साल का लो, और एक हमारे जैसे परिवार के 10 साल की उम्र का एक बेटा ले लो, और दोनों का 100 मीटर दौड़ाओ, कौन पहले पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? आदिवासी। वो तो हाइट भी कम है, वेट भी कम है, लेकिन सबसे पहले दौड़ता है। उसका वेट कम है, हाइट कम है, तो उनको हम रखते हैं रेड जोन में। क्या आप तो रेड जोन में रहो, अशक्त हो, कुपोषित हो। और जो बढ़िया है, बराबर ताकतवर, तो ताकत तो नहीं है, लेकिन वेट ज़्यादा है, हाइट बराबर है, तगड़ा लगता है, तो उसको हम ग्रीन जोन में रखते हैं। वास्तव में मैं ये कहती हूँ कि वास्तव में ये आपके जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर बदलिए, ये पैरामीटर सही नहीं है मित्रों। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अभिभावकों को कि आप पहले तो ये ध्यान रखिए, बच्चा जब गर्भस्थ होता है उसी समय 9 महीना तक बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए उसी समय माँ को, दूसरा क्या विचार करना चाहिए। यदि आप नेगेटिव विचार करोगे तो बच्चे वो ही पैदा इसी तरह होगा, वो भी वो ही तरीके से सोचेगा आगे जाकर। यदि पॉजिटिव थिंकिंग किया है, घर में वातावरण बहुत ही अच्छा वातावरण है, पीसफुल वातावरण है, तो उसका इफेक्ट बच्चों पर जरूर होता है मित्रों। आप क्या खाते पीते हो वो ही बच्चे खाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए भी हम बाजारों चीज़ों लाकर बच्चों को हम दे देंगे, तो इसमें से कौन से विटामिन, कौन से अलग अलग प्रकार के जो तत्व वगैरह मिलना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा उसको। तला हुआ सबसे ज़्यादा हम बाजारों लाकर तला हुआ डब्बा भर कर दे देते हैं। तो माताओं को मेरा ये पहले सुझाव है कि आप यदि अर्ली मॉर्निंग आप नहीं उठ सकते हो और सुबह में बच्चों को जाना है, तो कम से कम रात को 2 रोटी ज़्यादा बनाइए, और गेहूं की रोटी ज़्यादा बना कर रखिए, भाखरी हम बोलते हैं वो बना कर रखिए, मुठिया बना कर रखिए, थेपला बना कर रखिए, और बच्चों को डिब्बे में भर कर रखिए। गुड़ दीजिए, आज गुड़ खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। गुड़ में कितनी ताकत है पता ही नहीं चलता है मित्रों। चने और मूंगफली और गुड़, अभी कभी कभी यूपी में जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ टीवी वाला बच्चों को, और अभिभावक जो लेते हैं उसको मैं बोलती हूँ कि भाई घोड़े को क्या खिलाते हैं, मुझे बताइए क्या खिलाते हैं? चने क्यों खिलाते हैं? ताकत है इसमें। आप खिलाते हो बच्चों को? नहीं, चने नहीं खिलाएंगे, गुड़ नहीं खिलाएंगे। गुड़ और घी और रोटी, हमारी माँ तो रात को जो बाजरा की रोटी बनती थी, सुबह में उसका बुका कर देते थे, इसमें घी और गुड़ डालकर एक लड्डू बना देती थी, और लड्डू सबको दे देती, जाओ खाना। तो ये खाना पीना जो बच्चों के लिए शुरू से होना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं
मैं तो आलू ही खाता हूँ। एक कुदरत ने अलग अलग प्रकार के सभी सीजन में कितने प्रकार के सब्जी फ्रूट्स हमारे लिए तैयार किया है। क्यों हम ये नहीं खबर खिलाते हमारे बच्चों को? लेकिन माँ भी यही कहती, नहीं मेरा बेटा तो मेरी बेटी तो वो नहीं खाएगी, मेरी बेटी तो आलू की सब्जी खाती है, चिप्स आलू की बहुत ही पसंद। अरे शुरू से ही चिप्स दिखाई है तो वो ही खाएगा ना। शुरू से रोटी सब्जी खिलाई होगी तो वो पसंद करेगा कि मुझे रोटी ही खाना है। दूसरा ध्यान रखना है उसका व्यवहार का, मित्रों, बच्चों का, क्योंकि घर में बुजुर्ग भी होते हैं, अपने माँ बाप भी हैं, जॉइंट फैमिली होगी तो वो भी होंगे, काका काकी वगैरह वगैरह होंगे। किस तरह सबके साथ संबंध रखना चाहिए, सबके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ जो वार्तालाप है वो सबके साथ किस प्रकार का वार्तालाप होना चाहिए, और हमारा भी आपस में कैसा वार्तालाप होना चाहिए। मैं एक घटना आपके सामने कहना चाहती हूँ, और ये सत्य घटना है मित्रों। एक माता पिता और उसको 12 साल की बेटी, 12 साल तक कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं हुआ। इंतज़ार भी करते थे कि दूसरा बच्चा आए, वो भी बेटा ही हो। और 12 साल की बेटी तो घर में घूमती फिरती रहती है, स्कूल में जाती है और माँ बाप के साथ भी बैठती है। और 12 साल तक इनकी माँ सबसे पहले उठ जाना, बेटी को जगाना, फिर उसको तैयार करना, नाश्ता दे देना, फिर नीचे जाकर उसको छोड़ना, रिक्शा में बिठाना, वो वापस आए 2 बजे तो उसके साथ बैठकर वो भोजन करती, साथ में बैठकर भोजन करते। तो बेटी को इतना अच्छा लगता था कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरे कितना ध्यान रखती है। 12 साल के बाद पता चला कि और एक बच्चा आने वाला है, और जब पता चला दोनों को, तो जो बेटी के साथ का जो व्यवहार था वो बदल गया, और लेट उठना और बेटी को बता देना कि उठ जाना, स्नान कर लेना, डिब्बा रखा है, स्कूल में चले जाना। तो बेटी तो वो करने लगी। इसके मन में विचार आने लगा कि परिवर्तन क्यों हुआ, माँ में परिवर्तन क्यों आया। 2 बजे हम साथ में भोजन करते थे, अभी मैं अकेली भोजन करती हूँ। मैं पहले माँ के साथ 4 रोटी खाती थी, आज मैं 1 ही रोटी खाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अकेले खाने में, मित्रों। फिर बात में ये पता चला बेटी को कि मेरे यहाँ मतलब घर में भाई आने वाला है। तो माँ बाप बैठते रहते थे, चर्चा करते रहते थे, वो इधर उधर कहीं होमवर्क करती होगी, वही कुछ काम करती होगी, वो सुनती थी। बेटा का नाम हम क्या रखेंगे, डिलीवरी कहाँ कराएंगे, वो कैसे करेंगे, ये बातें ये बेटी सुन रही थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी कुछ। अब 9 महीना पूरा हुआ, उसके डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में दोनों गए। बाहर से दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि रात को 12-1 बजे गए होंगे। तो बेटी को बताया भी नहीं कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और जब उनके मन में ये सब भाव था, और ये सोचती थी कि अभी तो भाई का जन्म नहीं हुआ है, और भाई का जन्म होने के बाद मेरी कैसी स्थिति होगी, मुझे कोई प्यार करेगा, मुझे कुछ सिखाने के लिए सब बैठते थे, वो नहीं होगा, तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगी। और इसी वजह से उसने एक लेटर लिखा, और लेटर लिखकर अपने जो पिलो थे उसके नीचे रखा, और वो मर गई। सुबह में 4-5 बजे भाई का जन्म हुआ, तो पिताजी वो पेंडा लेकर आ गए और बेटी को जगाने के लिए अंदर गए। बेटा भाई आ गया, बेटा भाई आ गया, बेटा भाई आ गया। बेटी सुनने वाली नहीं थी, देखा कि वो तो मर गई है, और एक चिट्ठी निकाली। एक चिट्ठी में वो उसने लिखा था कि पिछले 9 महीने से आपका व्यवहार में देखती थी, पहले आपका व्यवहार ऐसा था, अभी 9 महीने में मेरे साथ आप लोगों ने जो व्यवहार किया है
ये मैं भूल नहीं सकती हूँ। और इसी वजह से मुझे लगता है कि भाई का जन्म हो गया, मेरे बचने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप भाई का प्यार करना, मेरे बजाय रक्षाबंधन करना उसको और प्यार देना। मैं जा रही हूँ। ये वातावरण का कितना इफेक्ट होता है, इसका ये उत्तम उदाहरण है मित्रों। तो बच्चों के साथ परिवार का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तीसरा, बच्चे जब स्कूल में से आते हैं या कॉलेज से आते हैं या मतलब 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो हम कोई बातचीत ही नहीं करते उसके साथ। क्या पढ़ाया आज बेटा, कैसा लगा, प्रेयर हुई, प्रवचन हुआ, वो हुआ, खेल में हिस्सा लिया, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ चलती है तो आपने हिस्सा लिया है कि नहीं लिया है, कब है मुझे बता देना, मैं समय लेकर जरूर देखने के लिए आऊँगी। कुछ नहीं। आज परिस्थिति ये हो गई है मित्रों, अभिभावकों की भी। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर, किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ बैठते हैं, बाहर जाकर क्या खाते पीते हैं, कहीं नहीं है मित्रों। और इसमें से बच्चे बड़े होते जाते हैं तब उसका भी व्यवहार बदल जाता है, उसकी रुचि बदल जाती है। मित्रों के साथ उसको बहुत ही जमती है उनके साथ। तो कभी होटल में चले जाते हैं, तो कहीं किसी के घर पर चले जाते हैं, किसके घर पर जाते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कौन है, कैसा है, नो पता। और इसी वजह से जो घटनाएं हो रही है पूरे देश भर में, इसका एक मुख्य कारण ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, बड़े हो या छोटे हो, वो बाहर की दुनिया के साथ किस तरह खेल रहे, किस तरह उसका बर्ताव है, किस तरह सोच रहे, उसको पता नहीं। मैं कभी कभी महिलाओं के साथ बैठती हूँ तो काफ़ी महिलाएं मेरे साथ ये चर्चा करती हैं, तो ये हो गया, बेटी भाग चली गई किसी के साथ, हमें पता ही नहीं चला। तो मैं उसको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि देखिए, आप जज नहीं करते हैं। जब 8, 9, 10 साल का बेटा बेटी होते हैं और फ्रेंड का कोई फ़ोन आता है तो आपके साथ बैठकर ही बातचीत करते हैं, आपके साथ बैठकर ही बातचीत करती है। ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत करेगी, क्योंकि कैसी बात होती है, आपने होमवर्क किया, वो किया, वो किया, ऐसे ऐसे वाली बात तो होती ही नहीं है। लेकिन जब 10वीं 12वीं कक्षा में बच्चे पहुंच जाते हैं और इसी समय आप ज़रूर देखिए कि किसी का भी फ़ोन आएगा और आप पास में बैठे होंगे, फ़ोन आया तो उठकर दूसरी रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो बातचीत करती हैं। क्यों? आपको ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पहले तो मेरे साथ बैठकर चर्चा करती थी फ्रेंड के साथ और आज ये बाहर चली जाती है। तो इसी वजह से हमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ बातचीत करती है। शंका की दृष्टि से नहीं, लेकिन कहीं अपना रास्ता न छोड़ दे, अपना संस्कार भूल न जाए। वो आपने जो संस्कार दिया है वो भूल न जाए और सही रास्ते पर चले। इसके लिए ज़रूरी है उसकी हिलचाल जानने की आवश्यकता लगती है मुझे मित्रों। फिर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं हमारे, तो अलग दुनिया, कॉलेज में तो अलग दुनिया हो जाती है, ना समाज के साथ उसका संबंध रहता है। और इसी वजह से जब मैं शिक्षा क्षेत्र से साथ जुड़ी हूँ तब से लेकर इधर आई, तब भी समाज और हमारे बच्चे, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी कॉलेज, हमारी हाई स्कूल किस तरह इसके साथ संबंध रखें, इसमें इसको जोड़ने की आवश्यकता होती है मित्रों। ये भाव कब आएगा? जब ये कोरोना काल में कई लोगों ने कितना काम किया, शुरू से वे लोग ये काम करते आए। इसी वजह से इसी जब संभावना बनती है या तो कोई आपत्ति आ जाती है तो बाहर निकल जाते हैं सब लोग और काम करने लगते हैं। यदि हम ऐसी आदत हमारी स्कूल में, कॉलेज में नहीं डालेंगे तो भविष्य में ये जो आज जो सेवा भाव है वो सेवा भाव निकल जाएगा, रहेगा ही नहीं। और इसी वजह से ज़रूरी है कि जितने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं
उसको समाज के साथ जोड़ने रखना चाहिए। क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने की आवश्यकता है। और इसी वजह से 5 गांव गोद ले लो, इसमें गांव में जाइए, सर्वे करिए, बच्चों को पढ़ाइए, वो सब बच्चे पढ़े, इसके लिए प्रयास कीजिए आप सब लोग। ये एक बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है, मुझे याद है कि हम लोग हमारी स्कूल बच्चे ही साफ करते थे, कचरा पोता सब झापट झुपट करना सब कुछ बच्चे ही, और पूरा एक आयोजन टाइम टेबल उसका रहता था। जब नए स्टूडेंट्स एडमिट होती थी तो कभी कभी अभिभावक मना करते थे, मेरी बेटी तो घर में झाड़ू भी नहीं हाथ में पकड़ा है और इधर आप झाड़ू लगवाते हो। तो हम लोग ये कहते थे, यदि झाड़ू नहीं लगवाना है तो वापस ले जाइए, इधर तो ये सब काम करना ही पड़ेगा। जहाँ आप बैठते हो वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जहाँ आप पढ़ते हो वो आपका बेंच वगैरह तो स्वच्छ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहाँ आप टॉयलेट बाथरूम जाते हो वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बीमारियाँ कहाँ से आती हैं मित्रों? वैसे बीमारी नहीं आती है। तो ये जो स्वच्छता का भाव है वो हम शुरू से हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। अभी सुबह में बच्चे उठते हैं तो उसका जो ओढ़ने का है, पथारी है, कौन ठीक ठाक करता है मुझे बताइए? अभिभावक, माँ। लेकिन हम बच्चों को नहीं कहते कि बेटा आप सोए हो ना, जरा बेडशीट ठीक कर दो, ओढ़ने का जरा फोल्ड करके रख दो। ये नहीं करते हैं। और यदि मान लो कि कोई बच्चे साहस करता है करने का तो माँ मना करती है, नहीं बेटा ये तो मैं कर लूँगी, आप अपना काम करो। तो ये जो संस्कार देने की बात है हमारे बच्चों में, ये है। अभी ऐसे कोरोना काल में मैंने देखा तो कई युवा अपने अपने तरीके से बाहर निकलकर काम करते थे। अब आप ये सोचिए कि ये युवा क्यों निकले, तो उसके परिवार में भाव होगा, पिता करते होंगे, माँ करती होगी, दादा ने किया होगा, तो ये संस्कार इसमें आया है। इसी वजह से वो बाहर निकलकर थोड़ा काम करने लगता है, ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जो परिवार में से जो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, हम तो इतने बड़े लोग हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, क्यों पैदल चलकर जाते हो? यदि पैदल नहीं चलोगे तो कोरोना ग्रस्त हो ही जाओगे मित्रों। एक्सरसाइज, योगा, पैदल चलना, दौड़ना, कूदना, ये बीमारी में से बचने के लिए मैंने राजभवन में खेल का प्रारंभ करवाया। खेलो। राजभवन की लोन किसी के लिए नहीं थी, देखने के लिए थी, लेकिन वहाँ सब ग्राउंड बन गए और बच्चे खेलने लगे और उसकी स्पर्धा, कंपटीशन करवाते हैं मित्रों। और इसी वजह से राजभवन में शायद 2-3, वैसे तो 700-800 लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन 2 या 3 लोग संक्रमित हुएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान रखा है बाहर निकलो, दौड़ो, कूदो, खेलो, सब कुछ करो। और राजभवन में जो सब्जी है मित्रों, ये सब्जी किसको दी जाती थी मुझे पता नहीं था। मैं देखती थी तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जी, तो मैंने प्रबंध किया कि हर सोमवार को सब्जी निकालनी है, बैग में भरनी है 2-3 किलो, और परिवार में 1 बाय 1, 10 परिवार को दिया, 50 परिवार को दिया, नेक्स्ट दूसरे 50, नेक्स्ट दूसरे 50। तो बाजार बंद हो गया। ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो मित्रों। अभी देखिए हमारे यहाँ भी ये है, ऑर्गेनिक इतना ज़्यादा पैदा हो रहा है यूपी में।
लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है। कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं? प्राइस ज़्यादा है, इसी वजह से लाते नहीं है, और बाज़ार में जाकर जो फर्टिलाइज़र से जो पैदा होता है वो लाते हैं। लेकिन जब वो खाओगे तो बीमार नहीं होगे, तो पैसा इसमें खर्च नहीं होगा। वो खाओगे तो सस्ती शायद मिलेगी, लेकिन बीमार होंगे तो कितना पैसा होगा? ये दोनों की गिनती आप करोगे तो आपको लगेगा कि हम जो ऑर्गेनिक खाएंगे तो हम थोड़ी सी तो बचत कर ही पाएंगे बेटा। और सबसे ज़्यादा स्वच्छ शरीर, ताकतवर शरीर रहे, इससे और क्या हो सकता है हमारे लिए? आपने सही बताया। कई बच्चों को मैं देखती हूँ, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, आँख की तकलीफ, ये क्यों हो रहा है? और इसी वजह से सभी अभिभावकों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, ताकतवर होंगे, और कोई भी रोग होता है तो उसके सामने लड़ाई करने की ताकत हमारे शरीर में पैदा होगी। तो कितने ही रोग आ जाए, लेकिन आप कभी बीमार नहीं होंगे मित्रों, कभी बीमार नहीं होंगे। बस मैं आपको बता दूं, पिछले 50 साल से मुझे याद नहीं है कि मैं बीमार हूं। कभी फीवर आया हो, कभी वो हुआ हो, कभी वो हुआ है। ताकत ये है जो शुरू में पिताजी ने, माताजी ने जो खिलाया, और हम ये कहते हैं ना कि बांधा मजबूत है, ये शुरुआत में हो जाता है। सही है ना? ये शुरुआत में मजबूत आई ताकत, और ये हो तो बुद्धि भी आ ही जाती है। समस्या आती है तो समस्या के सामने लड़ने की ताकत भी आ जाती है। अलग अलग प्रकार के विचार भी आता है कि इसमें से कैसे बाहर हम निकल सकते हैं। और प्रशासन में जब मैं थी, शर्मा जी भी थे साथ में काम किया है, कई 50 साल आते आते तो ऐसे ऐसे चलने लगते थे। कितने साल हुआ? तो कहते 50 साल हो गए। अरे क्या 50 साल? तो ये जो है ना, मननी मजबूताई होनी चाहिए मुझे, वो नहीं होता है। खाओ पियो कोई भी करो, लेकिन डर जाओ। ये कोरोना काल में कितने लोग डरते थे, रोते थे हॉस्पिटलों में, और जब हम देखते थे टीवी में तब इतना दुख होता था कि हिम्मत, और जिस लोगों ने हिम्मत किया, जिस लोगों ने योगा करते रहे, जो लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह हॉस्पिटलों में भी करते रहे, वो लड़ाई लड़े और जीत कर बाहर निकले हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो वो ही नहीं होगा, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो एक्सरसाइज नहीं होती है, मैं तो बैठ भी नहीं सकता हूँ। तो वो तो मरने के लिए ही जन्मे हुए। और इसी वजह से जो पूरा प्रबंध राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, शासन ने जिस तरह काम किया है, इसमें हमें सहयोग देना है। मैं अभिभावकों को इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो 3rd वेव आ रही है, सभी ने कहा है कि भी आएगी और सितंबर के लास्ट वीक से शुरू होगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आए नहीं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम पूरा प्रबंध अच्छी तरह से कर देते हैं तो आता ही नहीं है। ऐसा भी होता है। हम जब बारिश का समय आता है तो हमारे मोदी जी बोलते थे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, सब सफाई कर दो, सफाई कर दो, तो फ्लड ही नहीं आया। ऐसा कभी कभी होता है। तो इतनी पूरी तैयारी कर दी है कि इतना ऑक्सीजन प्लांट डाल दो, वो कर दो, वो कर दो, तो अभी वो भी
कोरोना वाले समझ जाएगा कि अब जाने की ज़रूरत नहीं है कोई घुसने ही नहीं देगा अंदर, तो कैसे जाओगे। लेकिन जो सबसे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चा को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या हुआ है। जो बड़े बच्चे होते हैं तो बोलते हैं कि पेट में दर्द होता है, या तो जलन होती है, या तो खांसी होती है, वो होती है, बोलेगा। लेकिन सबसे छोटे बच्चे हैं वो तो बोल नहीं पाएगा। लेकिन माँ को, अभिभावक को सजाग रहना पड़ेगा उसी समय। जैसे कि 3, 4, 5 साल का बच्चा है तो 1 रोटी खाता था, 2 रोटी खाता था, दूध पीता था, सब्जी खाता था। लेकिन यदि उसको कुछ इफ़ेक्ट होती है तो खाने पीने का कम हो जाएगा, रोता रहेगा, मना करेगा, नींद नहीं आती है। तो माँ को समझना चाहिए कि उसको कुछ न कुछ तकलीफ है तो बिना वेट तुरंत ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए। कभी हमारी माताएं, और ख़ास करके ग्राम्य लेवल की माताओं को ऐसा लगता है कि भाई चलो अभी तो वो साधु है, उसके पास जाओ और वो करवा दो, नहीं होगा वो दोरा धागा कर देगा। और आप देखिए, मैंने तो जितने लोगों को मैं मिली हूँ और जिसके परिवार में से कोई न कोई चला गया है, उसके घर पर जाकर जब मैं मिलती थी तब वे लोग मुझे यही बताते थे कि क्या हुआ कि 2 दिन से तो फीवर आता था, और फिर हम लोगों ने वो हॉस्पिटल में गए, वो डॉक्टर ने थोड़ा शुरू किया तो बढ़ गया, तो हम लोग वापस दूसरी हॉस्पिटल में गए। अभी ये 2 दिन क्यों लेट गए? 2 दिन लेट जाने की कोई आवश्यकता थी? तुरंत ही ले जाना चाहिए, क्योंकि रोग तुरंत पकड़ में आना चाहिए। और डॉक्टर को जब पता ही चल जाता है कि उसको वो है तो तुरंत दवाई शुरू हो जाती है। और 2 दिन 3 दिन निकल जाता है तो बढ़ ही जाता है, और बढ़ने के बाद कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होगा फिर भी उसके हाथ में नहीं रहता है। और इसी वजह से ज़रूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं वो संक्रमित न हो, पहले वो ध्यान रखिए। और ये ध्यान रखने के लिए सबसे पहले माता पिता, घर में बड़ा बेटा, बेटी, बहू, सबको वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए। यदि आप में से कोई संक्रमित होंगे तो तुरंत बच्चों पर उसका इफ़ेक्ट होगा, और छोटे बच्चे बोलेंगे नहीं और ज़्यादा हो जाएगा तो हम हमारे बच्चों को गंवा देंगे मित्रों। तो ये पूरा ध्यान अभिभावक को रखने की आवश्यकता है। घर में भी अभी से ये बाहर का बाजारू जो लाते हो तो बंद करो, और बच्चों को अच्छा फ्रूट्स वगैरह खिलवाइए, बच्चों को अच्छी रोटी सब्जी सब खिलवाइए, दूध पिलाइए और सब कुछ करिए जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बढ़े। मैं पिछले 7-8 साल से सुबह में 6 बजे गिलोय का पानी पीती हूँ, पूरा 1 गिलास, और इसमें हल्दी। तो ऐसे कुछ न कुछ घर में करना चाहिए। और पिताजी थे तब मुझे लगा, याद है, जब नीम पर जो मोर आता है ना ऊपर फूल, ये फूल ऊपर से निकलवाना, खुद एक पत्थर पर बैठकर वो उसका वो क्या करते, पीसते थे, और पीसने के बाद कपड़े में वो डालकर उसको वो ऐसे करते थे और पूरा एक बर्तन भर देते थे। और नियम ये था कि एक वो बाउल, नक्की बाउल था, वो पियोगे तो ही दूध और रोटी खाने को मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। जाओ, ये किया है ने, तब मैंने कहा कि मैं बीमारी नहीं पड़ी। तो ये जो पूरा प्रबंध है बच्चों के लिए और हमारे खुद के लिए, हम पिएंगे तो बच्चे पिएंगे, हम नहीं पिएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि पियो पियो, तो वो ये कहेगा आप तो पीते नहीं, मैं कि तो ये सबसे पहले हमें ही पालन करना पड़ेगा ये सब। तो पालन करिए, बाद में बच्चे पालन करेंगे कि आप पिए भाई उस, और उसको समझाना चाहिए कि ये क्यों हम कर रहे हैं। तो एक माता पिता जब लोग सुन रहे हैं, हमारी अभिभावक महिलाएं, तब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके हाथ में है। यदि आप अपने बच्चों को सही में प्यार करते हैं तो उसको बचाइए,
और बचाने का अलग प्रकार के कई तरीके हैं। ये अपनाइए, अपने घर में अपनाइए और संकल्प कीजिए कि मेरे परिवार में जो हम 8 लोग रहते हैं किसी को भी संक्रमण नहीं होना चाहिए। ये संकल्प कीजिए। तो मैं नहीं मानती हूँ कि किसी को भी संक्रमित हो जाए बच्चे और परिवार हो जाए और वो परेशानी। नहीं तो फ़ोन करोगे, हमारे यहाँ भी फ़ोन आता था, वो दवाई, कौन सी दवाई, रेमडेसिविर, आनंद में रेमडेसिविर चाहिए भाई, मैं तो भी हम देते थे कि ले जाइए चलिए। तो ये जो परिस्थिति पैदा होनी ही नहीं चाहिए, बस ये संकल्प हमारा होना चाहिए। डॉक्टर तो है, KGMU हो, SGPGI हो, कि वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी सभी जिलों में प्रबंध कर दिया है। हमारे यूपी के हमारे CM सभी हॉस्पिटलों का दौरा कर लिया है, अच्छा प्रबंध कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो ये मानकर मत चलिए कि सरकार ने सब प्रबंध किया है तो अभी होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। चले जाएंगे हॉस्पिटल में। अभी 2 वैक्सीन हो गई है तो मास्क, बिना मास्क जाएंगे तो हॉस्पिटल तो है, 2 तो लगा दी है, चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कारण दूसरों को जब संक्रमित होते हैं वो भी हमारे से नहीं होना चाहिए। पहले हम अपने शरीर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और फिर समाज को भी हमें ही बचाना है। और इसी वजह से ये पूरी दवाई वगैरह तो हम करेंगे, लेकिन साथ में जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से हम करिए। मैंने देखा भी, पहला जब कोरोना संक्रमण पूरा हुआ और ओपन हुआ, सबसे पहले क्या ओपन हुआ? मैं तो गुजरात से हूँ और वहाँ तो कोई एवी दारू की दुकान, वाइन की दुकान तो होती नहीं है, लेकिन इधर वो ही दुकान है थी, लाइन में, ऊपर बारिश, हाँ बारिश, फिर लाइन में, और एक एक व्यक्ति ऐसे करके ले जाता था, ऐसे करके ले जाता था। मैं ये देखती थी, मुझे लगा कि इतना प्यार क्या है भाई इसको। प्यार करो तो सब्जी से प्यार करो, प्यार करो तो फ्रूट से प्यार करो, इसमें ये प्यार करते जैसा है, ये बंद करके ले जाते थे। महिलाएं भी इतनी लगी हुई थी। मुझे तो इतना आश्चर्य होता था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी बोतल है और इसमें तो बराबर पालन करते थे। वो सर्कल किया था ना, सर्कल पर ही खड़े रहते थे और सर्कल छोड़ा तो पुलिस आ जाएगी, डंडा मारेगी और ये बंद करवा देगी। और इसी वजह से पालन करो बराबर और लेकर घर पर जाओ। लेकिन सब्जी की दुकान पर गए तो कोई पालन नहीं हुआ। वहाँ भी सर्कल तो किए थे, लेकिन वहाँ जल्दी जल्दी ले जाओ और जल्दी जल्दी पहुँच जाओ। ये जो स्थिति है, ये स्थिति बदलनी चाहिए मित्रों। तो आज की ये बच्चे अनमोल ही है मित्रों, सबके लिए बच्चे अनमोल हैं। स्कूल में बच्चे आते हैं तो हमारे लिए अनमोल होते हैं, हमारे घर के बच्चे हैं तो हमारे लिए अनमोल है, पड़ोस के बच्चे हमारे घर पर आते हैं तो वो भी हमारे लिए अनमोल है, और सरकार को भी जो बच्चे हैं वो सरकार के लिए भी अनमोल ही है मित्रों। और इसके लिए हम काम करते रहते हैं। तो आपका ये पूरा आयोजन बहुत ही अच्छा है। शायद किसी ने इसी तरीके से नहीं सोचा होगा कि ऐसे एक पूरा 1 वीक तक ये चले और लाखों अभिभावक के सुने और जागरूक बने, जागरूक रहे, जिसकी वजह से उनके परिवार में तो कोई ऐसी बीमारी न आए, वो करना चाहिए। दूसरा एक करने की आवश्यकता है जो कायमी बीमारू बच्चे हैं, कायमी बीमारू, जो बारिश आई तो बीमारी, वो आया तो बीमारी, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए और एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो एरिया में ज़्यादातर होता है तो अभी से उसकी ओर सबका ध्यान रखना चाहिए और वहाँ क्या करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से वो कम हो या तो न हो।
ये करने की आवश्यकता है, तो ये आप कर सकते हो। टीचर्स को भी अभी से उसको ज्ञात करना चाहिए कि आपके स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उनको खांसी आपको लगता है तो तुरंत ही आप परिवार को या तो शासन को बताइए कि हमारे 4 बच्चे ऐसे हैं, तो हम उसको बचा सकते हैं। तो ये करेंगे हम साथ में मिलकर, तो मुझे लगता है कि ये तीसरी लहर जो हम इंतज़ार करते हैं, तीसरी लहर की इंतज़ार करते हैं, आने वाली है, आने वाली, कोई गेस्ट आने वाला हो नहीं, इसी तरह आएगी, आएगा, नहीं आएगा, यदि आएगा लेकिन हम तैयार हैं तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको टच कर सके। धन्यवाद।